इस तरीके का किसी का चरित्र हनन कर रहे हो आप। क्यों? क्योंकि उस बीजेपी के उस दरिंदे को बचाने के लिए पूरी की पूरी बीजेपी काम कर रही है। 302 का मुकदमा होना चाहिए और निधि इस साजिश में कैसे शामिल है इसकी भी जांच करके उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं तो भाजपाइयों के लिए कहता हूं कि एक राजनीतिक दल नहीं, ये किडनैपिंग गैंग है। देश के अंदर 7 सरकारें 8 सालों में इन्होंने तोड़फोड़ करके बनाई है। संविधान को तार तार करने की कोशिश पहले भी हुई है लेकिन सफल नहीं हुई। जैसे भारतीय परंपरा में पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती, वैसे हमारी मोदी जी की सरकार है, वो पूंजीपतियों का नाम नहीं लेती। जो लोग कर्जा लेके बैठे हैं, का लड़का नाकारा हो जाए तो वो पहले घर की फ्रिज बेचता है, फिर सोफा बेचता है, फिर दरवाजा बेचता है, फिर पूरा मकान नीलाम कर देता है। वही हालत इस देश की सरकार की होगी। जिन्होंने भगवा कपड़ा पहना है उन हीरोइंस ने, कितने अश्लील डांस हैं, अगर आप उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ये भगवा का सम्मान है। दिल्ली में एक जघन्य अपराध होता है। एक लड़की को लगभग पहले बात आई कि 4 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर, फिर 17 किलोमीटर घसीटा गया। एक चारों तरफ चुप्पी थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद और इस देश में उन तमाम मुद्दों पर जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता है, सरकार से सवाल नहीं पूछता है, उन मुद्दों को उठाने वाले संजय सिंह हैं। सर, आपको कब पता चला था? क्योंकि मामला तो 2 दिन पहले का हो गया था, तो आप लोगों को कैसे पता चला? देखिए, ऐसा है कि 31 दिसंबर को लेके पुलिस ने तमाम दावे किए थे कि हम बैरिकेड करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को पूरा एकदम चुस्त दुरुस्त मजबूत रखा जाएगा। लेकिन उसी रात ऐसी भयावह घटना हुई जिसने लोगों को दिल दहला दिया। आप बताइए, एक लड़की को देश की राजधानी में 17 किलोमीटर तक घसीटा जाता है जानवरों की तरह, और अपनी दरिंदगी और हैवानियत का शिकार बनाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो मनोज मित्तल, जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है, वो सह संयोजक है बीजेपी का, और आज तक बीजेपी ने उसको अपनी पार्टी से निकाला नहीं है। अभी भी वो बीजेपी का सह संयोजक है। तो देश भर में कहीं भी हत्या हो, बलात्कार हो, कोई माफिया एलिमेंट हो या करप्शन करने वाला हो, अगर उसका दूर दूर तक कहीं भी ताल्लुक बीजेपी से है, तो उसको बचाने के लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरा का पूरा तंत्र काम करता है। यही मामला इस मनोज मित्तल के साथ हो रहा है। आप देख रहे हैं, हर घंटे नई कहानी आती है, हर घंटे नया कोई गवाह आता है, हर घंटे कोई नया मोड़ इस पूरे मामले में लाया जाता है। क्यों? देश के गृह मंत्री को मैंने सांसदों के प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए समय मांगा, उनके पास टाइम नहीं है। इसी मामले को लेकर उनके बिल्कुल इसी मामले को लेकर मैंने चिट्ठी लिखी, मेल किया, 50 बार फोन किया, कोई रिप्लाई नहीं। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री जी को चिंता है देश में कैसे विधायकों को तोड़ना है, सरकारों को कैसे गिराना है, कैसे बीजेपी का किडनैपिंग गैंग जो विधायकों की किडनैपिंग करता है वो उसको कैसे सक्रिय करना है। तो वो तो उस काम में लगे हुए हैं। उनको क्या चिंता है अंजलि की? उनको क्या चिंता है दिल्ली के कानून व्यवस्था की? यहां कोर्ट के अंदर मर्डर हो जा रहा है, यहां पर खुलेआम गैंगवॉर हो रही है सड़कों पर देश की राजधानी में। आप बताइए कि तालिबानी संस्कृति का आप यहां पे अगर दिल्ली के अंदर आप उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं, आपके नेता बीजेपी के लोग, एक लड़की को 17 किलोमीटर तक आप 6 बैरिकेड पार करके घसीट के लेके चले गए, कहीं कोई पूछने वाला नहीं। इतनी बड़ी घटना हो गई और रोज नए बयान। कभी निधि को लाया जाता है सामने, उसका एक झूठा बयान सामने आता है। कभी बीजेपी के लोग, इनका एक नेता है कपिल मिश्रा, वो कहता है वो तो शराब के नशे में धुत थी। आप बताइए, आप तो रिपोर्ट आ गई, उन्होंने शराब नहीं पी थी। मैं कह रहा हूं रिपोर्ट भी आ गई पोस्टमार्टम की। जिस लड़की की जान चली गई, इतनी नृशंस हत्या हुई, इतनी दरिंदगी का शिकार हुई, आप देखिए कि उसके लिए बीजेपी का नेता कह रहा है वो नशे में धुत थी। इस तरीके का किसी का चरित्र हनन कर रहे हो आप। क्यों? क्योंकि उस बीजेपी के उस दरिंदे को बचाने के लिए पूरी की पूरी बीजेपी काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये सीधे सीधे हत्या का मामला है, 302 का मामला है, और इसमें उन सारे पुलिस वालों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई है, और जो ये मनोज मित्तल है और उसके साथी हैं,
उनके सब के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए और निधि इस साजिश में कैसे शामिल है इसकी भी जांच करके उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इंटेंसिटी खत्म हो गई है अपोजिशन की, चाहे कोई भी स्टेट हो, जहां जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है, अपोजिशन में है, वहां वहां वो विरोध प्रदर्शन करती है, लेकिन विपक्षी दल जहां जहां बीजेपी सत्ता में, विपक्ष गायब है। इसको मानते हैं कि मतलब इंटेंसिटी खत्म है? देखो ऐसा है कि जब एक निर्लज्ज और बेशर्म सरकार होती है तो उसके खिलाफ आप कुछ भी करते रहिए, वो कान में रुई डालकर बैठे हैं। आप मुझे बताइए, 1 साल तक देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा रहा, 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, बावजूद इसके हमारी सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रही थी। संसद में हंगामा, सड़क पे हंगामा, पूरे देश का माहौल खराब, और 1 साल के बाद जब चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश का तो कहते हैं हमसे भूल हो गई। कहां थे भैया 1 साल तक? आप गुफा में बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे आप, कहां थे आप? आपकी खुली आंखों से आपको दिख नहीं रहा था देश में क्या हो रहा है? तो इसलिए इनके लिए सब कुछ चुनाव है, सरकार बनाना इनके लिए महत्वपूर्ण है। वो फिर चाहे किसान आत्महत्या करे, आंदोलन करे, या फिर अंजलि का ऐसा कांड हो, या यहां दिल्ली के अंदर कोर्ट के अंदर हत्या हो, गोलियां चले, या छात्रों को पीटा जाए, कुछ भी हो। लेकिन दिल्ली में तो वो चुनाव हार गए एमसीडी के, आपको बहुमत है आपकी पार्टी को, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम मेयर बनाएंगे, और आप लोग बैकफुट पर हैं। आपके सुने आपके पार्षदों के साथ मारपीट भी हुई। देखिए ऐसा है कि जो गुंडे होते हैं, माफिया होते हैं, अपराधी होते हैं, उनसे हर कोई डरता है। तो मैं तो भाजपाइयों के लिए कहता हूं कि एक राजनीतिक दल नहीं, ये किडनैपिंग गैंग है। भारतीय राजनीति में ये लोग डाकू गब्बर सिंह की भूमिका में आ चुके हैं। तो आज हालत यह है इस देश की कि जब विधायक रात को सोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो अमित शाह आ जाएगा। ये हंसने की बात नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का इस प्रकार नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको यही हालत हो गई है कि जब विधायक रात में सोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो अमित शाह आ जाएगा। क्या किया इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर? खोखा 50 खोखा विधायक खरीद लिए। क्या किया इन्होंने उत्तराखंड में? क्या किया इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में? क्या किया इन्होंने कर्नाटक में? क्या किया इन्होंने गोवा के अंदर? क्या कर रहे हैं ये? गुजरात में 2017 से लेकर 2022 तक वहां पे 17-18 एमएलए खरीदे भी कांग्रेस पार्टी के। तो पूरे देश में विधायकों को तोड़ना, खरीद फरोख्त करना, ये इनका चलन बन गया है। आप बताइए 104 जो पार्टी पाती है वो कहती है 135 वाले का मेयर नहीं बनेगा, 104 वाले का मेयर बनेगा। बताओ ना भाई, ज्ञानवर्धन करो, कैसे बनेगा? क्या फॉर्मूला है आपके पास? वही किडनैपिंग गैंग। तो बीजेपी एक राजनीतिक दल नहीं बचा। देश के अंदर 7 सरकारें 8 सालों में इन्होंने तोड़फोड़ करके बनाई हैं, 7 सरकारें। तो क्या मान लिया जाए कि 2000 जैसे पहले सत्ता का ट्रांसफर होता था, जो पार्टी चुनाव हारती है वो सत्ता छोड़ देती है, क्या ये भी लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, या वो कह रहे हैं कि 2024 में अगर ये हार भी गए, पहले तो कह रहे हैं कि हारेंगे नहीं, चूंकि जो चाहे मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सबकी सहमति है सरकार के साथ, कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। 2024 में अगर चुनाव हार भी जाते हैं तो हो सकता है सत्ता ट्रांसफर ना करे। देखिए ऐसा है कि वो तो संभव नहीं है। मैं समझता हूं कि भारत 135 करोड़ लोगों का एक विशाल देश है, और यहाँ लोकतंत्र में चोट पहुंचाने की कोशिशें पहले भी हुई हैं, संविधान को तार तार करने की कोशिश पहले भी हुई है, लेकिन सफल नहीं हुई। क्योंकि जब लोगों की आज़ादी पर रोक लगाने की कोशिश की जाती है तो विद्रोह होता है। और आज देखिए कोई मुद्दा इनके पास नहीं बचा। 6.5 लाख करोड़ की भारत की संपत्ति बेच रही है मोदी सरकार, रेल बेच रही है, कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेल बेचेंगे, भारत माता की जय हम बीपीसीएल बेचेंगे, भारत माता की जय हम एलआईसी बेचेंगे, भारत माता की जय हम देश के अंदर सारी बैंकों को बेचेंगे, एफसीआई बेचेंगे, सड़क बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, पानी बेचेंगे, स्टेडियम बेचेंगे। तो पूरे देश को बेचकर ये अपनी आमदनी कर रहे हैं। काला धन दोगुना हो गया स्विट्जरलैंड की बैंक में। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, अभी लोकसभा में जवाब दिया कि 22 करोड़ लोगों ने 8 वर्षों में रोजगार मांगा, मात्र 7 लाख लोगों को नौकरियां दी। इनसे पूछा गया कि भैया ये बताओ
कि कितने लोगों का कर्जा आपने माफ किया, तो कहते हैं 11 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया, लेकिन नाम नहीं बताएंगे। हम लोगों ने कहा भाई नाम तो बताओ, किन किन पूंजीपतियों का पैसा माफ किया है आपने, कहते नाम नहीं बताएंगे। तो मोदी जी की सरकार पूंजीपतियों की पतिव्रता पत्नी हो गई है। जैसे भारतीय परंपरा में पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती, वैसे हमारी मोदी जी की सरकार है, वो पूंजीपतियों का नाम नहीं लेती जो लोग कर्जा लेके बैठे हैं। थोड़ा बहुत नहीं, 11 लाख करोड़ रुपए, कितने स्कूल बन जाएंगे, कितने कॉलेज बन जाएंगे, कितनी महंगाई से राहत मिल जाएगी देश के लोगों को। मनमोहन 2 और मोदी जी के 2 देख रहे हैं आप, दोनों सरकार को आप लोगों ने देखा है, क्या लग रहा है उससे खराब आर्थिक स्थिति? रूप से इस देश को दिवालियेपन की कगार पर पहुंचा दिया गया। और ये मैं खाली आपके चैनल पे बोलने के लिए बात नहीं बोल रहा हूं, अगर इसका ठीक से आकलन करोगे आप, 135 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है डेफिसिट। भारत 142वें नंबर पर खड़ा है पर कैपिटा इनकम के मामले में। ये कहते हैं ना, हम दुनिया की 5वें सबसे शक्तिशाली इकॉनमी है, हम दुनिया के 5वें सबसे बड़े आर्थिक रूप से मजबूत देश हैं, कहते हैं ना, हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया की। अरे भैया, पर कैपिटा इनकम कितनी है भारत की, ये तो बताओ। हर व्यक्ति की आमदनी कितनी है, उस मामले में हम दुनिया के 197 देशों की सूची में 142 नंबर पे खड़े हैं। भारत की सरकार ने भारत के लोगों को एक ही देन दिया है कि हम नाइजीरिया से भी नीचे चले गए हैं भुखमरी के मामले में, ये देन है। पार्लियामेंट में इस बार कैसा महसूस हो रहा है? लगातार सेशन का जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है उसका कट हो रहा है। नहीं, देखिए, पार्लियामेंट में जितना उनके पास कोई बिजनेस था ही नहीं, क्या करेंगे वो? भाई देश के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाओं पर बात करनी हो, रोजगार के सवाल पे, बिजली पानी के सवाल पे, भारत की संपत्तियां बढ़ाने के सवाल पे, ये तो एक ऐसी कपूत सरकार आ गई है जो भारत की संपत्तियों को बेच रही है। मैंने बताया तो आपको, हमारे बजट के अंदर प्रावधान रखा गया है 6.5 लाख करोड़ रुपए की भारत की संपत्ति बेचेंगे। जैसे किसी का लड़का नाकारा हो जाए तो वो पहले घर की फ्रिज बेचता है, फिर सोफा बेचता है, फिर दरवाजा बेचता है, फिर पूरा मकान नीलाम कर देता है। वही हालत इस देश की सरकार की होगी। ये सवाल आप पर लागू नहीं होता है, लेकिन मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं। मैं सड़कों पर जाता हूं लोगों से, आम लोगों से, तो उनको लगता है कि विपक्षी नेता बोलेंगे। उसमें से मैं आपको बरी करता हूं, क्योंकि आपको तो मैं विपक्ष का नेता ही नहीं मानता हूं। आप तो हर मुद्दे पर लोगों के आवाज उठाते हैं। जनता को लगता है कि विपक्षी नेता बोलेंगे। विपक्षी नेता से जब मैं तमाम लोगों से बात करता हूं तो उनको लगता है कि जनता विद्रोह करेगी। तो दोनों लोग, विपक्ष भी डरा हुआ है, जनता भी। नहीं, मैं कह रहा हूं विपक्ष के नेताओं को निश्चित रूप से बोलना चाहिए, और अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर इनके ऊपर अंकुश भी नहीं लगेगा। और डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि अगर 100 हथौड़े में एक दीवार टूटती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 100वें हथौड़े को क्रेडिट दें, उसके पहले जो उस दीवार पर 99 हथौड़े मारते हैं आप, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है उस दीवार को तोड़ने में। तो ठीक है, एक इन्होंने देश के अंदर नफरत की विचारधारा को फैला रखा है, उस पर चोट करनी पड़ेगी। ये देश मोहब्बत से आगे बढ़ेगा, भाईचारे से आगे बढ़ेगा, वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा से आगे बढ़ेगा। अगर आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमको ये समाचार सुनने के लिए मिलता है कि मिड डे मील बनाने वाली महिला अगर दलित समाज से है तो उसके हाथों से खाना खाने से लोग मना कर रहे हैं, अगर सीआरपीएफ के जवान को बुलंदशहर में थाने में एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मुझे अपनी शादी में घोड़ी पर बैठना है, पुलिस का प्रोटेक्शन दिया जाए, अगर राजस्थान के मंदिर में आज भी दलितों का प्रवेश वंचित है, अगर आज उस वर्जित है, अगर आज भी मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी घटना सामने आती है कि शमशान में दलितों को अपनी लाश का अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं है, तो निश्चित रूप से अभी लड़ाई बहुत लंबी है। सर, रिफॉर्म पर तो चलिए बात, मुझे तो ये डर कैसे? मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार न सिर्फ देश के आर्थिक हालात पर चोट पहुंचा रही है, बल्कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो दलितों और पिछड़ों को उनका अधिकार मिला हुआ है, उस पर भी गंभीर चोट पहुंचा रही है। जब आप सारी सरकारी कंपनियों को बेचते जाएंगे तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। जब आप चुनावों में धीरे धीरे करके आरक्षण खत्म करते जाएंगे, जैसे अभी लोकल बॉडी के इलेक्शन में आपने देखा ओबीसी का आरक्षण खत्म करने के लिए पूरी इन्होंने साजिश रची। आपने देखा मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण किए बगैर ही
पूरा आरक्षण जो उनका 27% का आरक्षण उसके बगैर ही चुनाव करा दिया गया। तो एक सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी इस देश के सामाजिक ढांचे को भी तहस-नहस करना चाहती है, इस देश के आर्थिक ढांचे को भी तहस-नहस करना चाहती है, और अपने किसी भी वादे को उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। वो तो इसलिए विपक्ष को, जो आपने कहा ना, विपक्ष को बोलते रहना पड़ेगा, आवाज उठाते रहने पड़ेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये था सर कि जो ये सोशल स्ट्रक्चर वाले नेता समझे अपना आप, मैं ये समझ रहा हूँ कि लोगों को लग रहा है, आम लोग परेशान हैं, लेकिन उनके अंदर जहन में डर है कि हम बोलेंगे तो फंसा दिया जाएगा माइक्रो लेवल पर। क्या विपक्षी नेताओं को भी लगता है कि हम अगर बोलेंगे, क्योंकि जनता और विपक्ष में बहुत कम्युनिकेशन गैप है, जनता इंतजार करेगी विपक्षी नेता बोलेंगे, मैं रोड की बात कर रहा हूँ, क्या विपक्षी नेताओं, चूंकि आप लोग संसद में सब मिलते ही हैं, सब बैठते हैं, आप विपक्ष के तमाम बैठकों में जाते हैं, क्या विपक्षी नेता इस उम्मीद में है कि जनता कभी विद्रोह करेगी? दोनों का ये देखिए, ऐसा है कि समय समय पर लोग आवाज उठाते रहे हैं। आखिर इस देश में इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, तो ऐसा नहीं है कि जनता खामोश रही। अगर इस देश में छात्रों का आंदोलन चल रहा है, अग्निवीर को लेकर आंदोलन चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि लोग खामोश हैं। लेकिन आज की तारीख में इनके हाथ में मीडिया है, इनके हाथ में सोशल मीडिया है, तो उसको ये कंट्रोल करने में सफल हो जाते हैं। जो जनता के मन का आक्रोश है, जो विद्रोह है, उसको कंट्रोल करने में ये मीडिया के जरिए सफल हो जाते हैं। जैसे मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, लेकिन चर्चा क्या चल रही है पूरे देश में कि एक फिल्म में भगवा रंग का कपड़ा पहन के गाना कैसे गा दिया गया। ठीक है ना, मुद्दा ये है। अब बीजेपी के 3 सांसद अलग अलग हीरोइन के साथ, जिन्होंने भगवा कपड़ा पहना है, उन हीरोइंस ने कितने अश्लील डांस हैं, अगर आप उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ये भगवा का सम्मान है। आप अब इनके एक पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं चिन्मयानंद जी, वो फरार है, मालूम है आपको किस मामले में? 376 के मामले में, बलात्कार के आरोप में वो फरार है। आप बताइए, भगवा पहन के वो कितना सम्मान कर रहे हैं। आप ये भी छोड़ दीजिए, आप इस देश में वो एक डेटॉल साबुन है, भगवा रंग का साबुन है। अब चलिए सब लोग मिलकर जलाइए भगवा साबुन, कि अब हम भगवा साबुन नहीं। इस पागलपन का कोई अंत है? कोई इसका अंत है? कल को आप हरा कपड़ा पहन के कोई डांस होगा, उसके लिए विद्रोह में खड़े हो जाएंगे। कल को काला कपड़ा पहन के कुछ होगा, उसके लिए अलग विद्रोह। वकील लोग कहेंगे कि हमारा कपड़ा है काला, कैसे काला कपड़ा पहन के डांस कर दिया, पूरे देश का बार बंद करो। मेरा आखिरी सवाल वही था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इन पागल पर, आप बताइए, सांता क्लॉज को मार रहे हैं, बच्चे खुश होते हैं, उनको नहीं पता किस धर्म के बच्चे हैं, किस धर्म के, ये कौन सा धर्म का व्यक्ति है जो सांता क्लॉज बना हुआ है। कह रहे हम पीटेंगे इसको, सांता क्लॉज कैसे बन गया? वो बेचारा जो बना है वो भी 4 पैसा कमाने के लिए हिंदू ही होगा, जो उसने अपना ड्रेस व्रेस पहन लिया, बच्चों के साथ खेल रहा है, कहने लगे हम मारेंगे इसको, मार रहे हैं उसको। मेरा वही 2 आखिरी सवाल था कि मदर मेरी का कि वो तोड़ रहे हैं, मूर्ति तोड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस पागलपन को अगर नहीं रोका गया तो देश का जो ताना बाना है वो बिगड़ता चला जाएगा और ये देश लगातार पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। उदाहरण के तौर पे बगल में पाकिस्तान है, देख लीजिए। उदाहरण के तौर पे बगल में तालिबान है, देख लीजिए। उदाहरण के तौर पे इराक की हालत देख लीजिए, सीरिया की हालत देख लीजिए। जिस मुल्क के अंदर नफरत को परोसा जाएगा, नफरत की बुनियाद पे देश को खड़ा करने की कोशिश की जाएगी, वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। आपके पास कोई रास्ता है? असली मुद्दों को दबाने के लिए डोकलाम होता है, गलवान होता है, अभी तावांग हुआ। आप चीन की घुसपैठ के सवाल पर सदन में जवाब नहीं दोगे, मीडिया में चर्चा नहीं करोगे, आप चर्चा किस पर? बेशर्म रंग गाना कैसे आ गया, चलो उस पर चर्चा करो। मेरा वही सवाल था। एक सांसद है परेश रावल, उन्होंने एक फिल्म बनाई ओ माई गॉड, आप देख लीजिए उसमें भगवान का कैसे मजाक उड़ाया गया है, आप देखिए उसके। मेरा वही सवाल था कि दो बस ये आखिरी सवाल है। जो धर्म की राजनीति है, जो बहुसंख्यक धर्म की जो राजनीति कर रही है बीजेपी, और दूसरा जो मीडिया मैनेजमेंट है, क्या इन दोनों की काट है इस देश के अपोजिशन नेताओं के पास, अपोजिशन पार्टियों के पास? देखिए, धीरे धीरे मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है इस कारण से कि
लोग भी अब इस बात को समझ रहे हैं कि उनके जो बुनियादी मुद्दे हैं उसके बारे में तो कोई चर्चा होती नहीं। किसान के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पे तो कोई बात होती नहीं है। बात हमेशा होती है नफरत के मुद्दों पे, देश का माहौल कैसे बिगाड़ा जाए उसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो अगर अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से लोगों को ये समझ में आ रहा है, क्योंकि अब पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इसी आंदोलन से बीजेपी आई है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि सड़क और संसद दोनों का महत्व है, और अगर सड़क पर लोग आवाज नहीं लगाएंगे तो संसद में बैठे हुए लोग बेलगाम हो जाएंगे, और ये सरकार बेलगाम हो रही है। काला धन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, इस देश के अंदर कर्ज बढ़ गया लाखों करोड़ का, संपत्तियां बिक रही हैं देश की। एक ऐसे मोड़ पर हम लोग आकर आज खड़े हुए हैं कि अगर इन सवालों पर हम बोलना नहीं शुरू करेंगे, सोचना नहीं शुरू करेंगे, नफरत बढ़ गई, देश के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ा जा रहा है, अगर इन चीजों को हम लोग नहीं सोचेंगे तो मैं समझता हूं कि फिर जिस भावना को लेके देश आजाद कराया गया, जो बाबा साहब के संविधान की मंशा है, वो फिर पूरी नहीं हो पाएगी। सोचिए, लगातार अपोजिशन की कोशिश है कि धर्म और मीडिया मैनेजमेंट से निकला जाए, लेकिन अमित शाह ने 2024 के लिए साफ कर दिया है कि राम मंदिर की ओपनिंग जो है वो उनका बड़ा चुनावी एजेंडा होगा। 2024 तक विपक्ष के पास क्या होगा मुद्दा? क्या वो भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को मुद्दा बना पाएगी, या बीजेपी राम मंदिर पर फिर से 2024 में लीड लेगी? आप लोग की क्या राय है? आपकी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप अपनी राय सीधे हमें बता सकते हैं। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।